नमस्ते, दिस साई भारती कौशिक। जैसे कि हम जीएस पेपर 4 एथिक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, तो टुडे वी आर गोइंग टू डाइव इनटू द हार्ट ऑफ जीएस पेपर 4 एंड दैट इज व्हाट द एसेंस ऑफ एथिक्स। तो आज हम समझेंगे कि एथिक्स कैसे डेवलप होता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में नैतिकता। ये हमारे जीवन में किस तरीके से हमारे जीवन को शेप करती है, आज हम उसे समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ हमें क्या समझना है। हमें पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। यानी कि अगर हम सोसाइटी के अंदर देखते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल हम बात करें कि हम कुछ लोग हैं जो टेररिज्म को एक ये मान सकते हैं कि एक स्पेशल ग्रुप है जिसका एक पर्टिकुलर एजेंडा है और वो उनके लिए शायद एथिकल ग्राउंड पे सही है। वहीं अगर हम उसको यूनिवर्सलिज्म यानी कि पूरे के पूरे आपकी सभी मतलब ग्लोबली अगर हम उसको देखें, जिसको हम हर जगह अप्लीकेबल कर रहे हैं, तो उनकी नज़रिए से वो चीज़ बिल्कुल गलत है। तो उसको हम समझेंगे कि कैसे आपकी जो मोरल फिलॉसफी है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे एथिकल ग्राउंड पे। अब इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि मिथ्स क्या है। कभी कभी कुछ मिथ्स जैसे फॉर एन एग्जांपल कुछ कल्चरल लेवल पे हो सकते हैं, कुछ आपके रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं। ऐसे ही हमारे एथिक्स में कुछ एक्शन है जो कि लॉ, कल्चर और कंसाइंस के बेसिस पे होंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि लॉ उसको पनिश नहीं करता, लेकिन एथिकल ग्राउंड पे अगर हम उसे देखते हैं, जैसे जो भी हमारे जो भी मतलब आप कह सकते हो कि जो विक्टिम है उसको हम देख सकते हैं कि उसको हमने सही तरीके से सजा दिया नहीं दी, तो वो एथिकल ग्राउंड पे हो सकता है हमारे परसेप्शन अलग हो। तो हम देखेंगे कि फिलोसफिकल लेवल पे समझेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं द एसेंस ऑफ एथिक्स के बारे में, जहां हम बात करेंगे द ओरिजिन। ओरिजिन का भी मतलब क्या हो गया, जहां हम बात करेंगे नेचर वर्सेस नर्चर। यानी कि कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो बचपन से आपकी जिंदगी के अंदर, द मोमेंट यू बॉर्न राइट, उसके साथ में ही आपके पास आपसे आप अंदर से डेवलप करते जा रहे हैं। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि ये जो एथिक्स है वो आया कहाँ से। तो ये एक आपका किसी पत्थर पे लिखी लकीर नहीं है कि बचपन में एक बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही वो कंपैशनेट हो गया, या फिर उसमें जो एंगर इश्यूज हो गए वो पैदा होने के साथ में ही डेवलप हुए थे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कब होना शुरू होता है, जब मोमेंट वो पैदा होने के बाद वो इंटरैक्ट करते हैं एनवायरमेंट के साथ। यानी सोसाइटी और आपकी जो अपब्रिंगिंग, जिस तरीके से हमें पाला पोसा जाता है, वो प्राइमरी ड्राइवर्स होते हैं आपके आपके एथिक्स को शेप करने के लिए। मतलब आप किस तरह के व्यवहार को सही या गलत मानते हैं, ये अप्रोच रखने के लिए। वहीं बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन शेप एज an individual's nature tendency toward empathy and their way of responding। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल किसी के पेरेंट्स हैं और उनमें वो दे आर वेरी कंपैशनेट अबाउट एनिमल्स राइट, तो वो अगर अपने बचपन से ही, इवन वो पैदा होने से पहले ही, जब वो चीज को मतलब कि उसके पेरेंट्स में ही ये इस तरह का एक नेचर उनका डेवलप हो रखा है, तो क्या होगा, पैदा होने के बाद सबसे पहले उसमें कुछ वो आत्मीयता कुछ तो ऑलरेडी उसमें होगी। दूसरा, वो जब उनको इस तरीके से काम करते हुए देखेगा तो वो धीरे धीरे नर्चर भी होती चली जाएगी। तो ऐसे ही हमारे भगवत गीता में भी बोला गया है, भगवत गीता में भी क्या बोला गया है कि कुछ स्पेसिफिक टेंडेंसीज होती हैं, कुछ स्पेसिफिक टेंडेंसीज होती हैं जो बाय बर्थ, बाय बर्थ हम क्या करते हैं, इनेट करके रखते हैं। यानी बाय बर्थ जन्म से ही हमारे साथ होती है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, कैसे कुछ स्पेसिफिक नेचर है जो कि इनबिल्ट है, लेकिन बाय द टाइम वो नर्चर होते रहेंगे, और ऐसे ही आपकी जो एथिक्स यानी कि नैतिकता वो शेप होती रहेगी आपकी जीवन भर। अब नेक्स्ट बात करते हैं द कल्चरल लूप। इसके अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्रोडक्ट वर्सेस प्रोसीजर ऑफ द कल्चर। इसका क्या मतलब हुआ कि कभी कभी क्या होता है ना कि अगर हम देखा जाए कि एक इंसान जो है वो सिर्फ एक मात्र प्रोडक्ट नहीं है किसी कल्चर का, किसी स्पेसिफिकली कास्ट से बना हुआ, किसी रिलीजन का। यानी कि जिस तरीके से वो पैदा हुआ है अपने एनवायरनमेंट में, वो उसका सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि कभी कभी वो एज अ प्रोसीजर भी काम करता है। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। द पैसिव रूल वी इनहेरिट नॉर्म एंड द ट्रेडिशन फ्रॉम आवर बर्थ। यानी कि हमने देखा, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हम कुछ देखते हैं जैसे सती प्रथा है ना,
जो सती प्रथा थी वो हमने देखा, बाय बर्थ देखा, हमारे आसपास के कल्चर में काफी ज्यादा एक्सेप्टेड थी, अप्रूव था बाय द सोसाइटी, राइट। फिर क्या हुआ, राजा राम मोहन राय आए और इस तरह के जितने भी हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे। अब यहाँ पे देखिए, द एक्टिव रोल द इंडिविजुअल्स हैव द पावर टू एडिट द कल्चर। तो जैसे यहाँ फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर मैं बात करूं राजा राम मोहन राय के बारे में, मोहन रॉय, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सती प्रथा को लेकर उन्होंने क्या किया, उस कल्चर को एडिट करने की कोशिश करी। तो यानी वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट का काम नहीं कर रहे, बल्कि प्रोड्यूसर का काम भी कर रहे हैं। जैसे उस चीज के अंदर उस कल्चर को एडिट करने का काम कर रहे हैं, उस एक नए मतलब एक कल्चर में एक नया रिफॉर्म भी लेकर आ रहे हैं। ऐसे ही हमने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे गांधी जी ने अनटचेबिलिटी को लेकर भी इन्होंने रिफॉर्म किया था। ऐसे ही अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ये भी इनिशियल इट वाज एक्सेप्टेड, लेटर ऑन हमने उस पर क्या किया, हमने देखा कि ये हमारे लिए सही नहीं है, तो हमने उसको मतलब उसको प्रोड्यूस किया या फिर हमने उसमें उसको एडिट किया। ऐसे ही क्या कह सकते हैं, द मोरल करेज रीशेप सोसाइटी। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे जैसे आप मोरली यानी कि अपने आसपास की जो चीजें हैं उन मैनर्स को आप सही मतलब इंडिविजुअली, जरूरी नहीं है ना कि अगर गांधी जी या फिर आपके जो ये जो राजा राम मोहन रॉय थे इनके अलावा लोगों को गलत नहीं लगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन जो एक करेज जो इनमें था ताकि वो उसमें रिफॉर्म लेकर आए, वो सब में नहीं था। और इसी वजह से बाकी लोगों को, बाकी लोगों में सोसाइटी में शेप करने का यानी कि नई चीजों को शेप करने का उनके अंदर करेज भी नहीं था। अब हम बात करते हैं कि जो एथिक्स होता है, एथिक्स जो है इज अ कंटेक्स्ट डिपेंडेंट। ये कंटेक्स्ट डिपेंडेंट हो सकता है। कैसे, देखिए, वेरिएबल फैक्टर होते हैं इसके टाइम, प्लेस एंड पर्सन। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि कोई ना कोई हमारी जो नैतिक वैल्यू है यानी कि जो हमारे नैतिक मूल्यों के बारे में अगर हम बात करें, तो ये क्या हो गया, ये किसी ना किसी टाइम पे डिपेंड करता है, प्लेस पे डिपेंड करता है और साथ साथ में पर्सन पे भी डिपेंड करता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्रॉस कल्चर एग्जाम्पल लिया है। अगर हम बात करें जैसे कि हम कहीं पर भी अपने गार्बेज को डिस्पोज कर देते हैं ना, गार्बेज को चलती गाड़ियों से फेंक देते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो सही तो हम यहाँ पे भी नहीं मानते, लेकिन हम उसे सिर्फ बैड मैनर कह के छोड़ देते हैं। लेकिन अगर यूरोप किसी अदर कंट्री के बारे में बात करें तो हो सकता है वहां पर वो लॉफुल एक्ट हो और वहां पे आपको पेनल्टी भी देनी पड़े। तो यानी कि एक क्रॉस कल्चर एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या समझाया कि ये एक आपके टाइम, एक आपके प्लेस और पर्सन पे भी डिपेंड करता है, उनकी किस तरीके से वो अपने आप को शेप करेंगे। ऐसे ही अगर एक इंसान यूरोप में पैदा हुआ है तो उनको इन पर्टिकुलर कायदे कानूनों के बारे में मालूम है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो दे विल गेट पेनल्टी, तो उसको वो फॉलो नहीं करने वाले। ऐसे ही अगर हम बात करें कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि वन साइज फिट्स ऑल वाला सिचुएशन नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगर हमारे देश में हम एक डाइवर्स कंट्री में रहते हैं जहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे, कम्युनिटी के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रेसेस के बेसिस पे इतने सारे डाइवर्सिफिकेशन है, तो सेम लॉ करना। जैसे कि अभी फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग यूसीसी के बारे में बात कर रहे थे, जो कि आज ही गुजरात इज फर्स्ट स्टेट जिसने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। लेकिन अभी वो कहते हैं ना कि वो जो गुजरात ने अगर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो उसी तरीके से नए नए लॉ के ऊपर काम करेगा जो कि उनको एथिकली सही लगता है कि सभी के लिए एक ही तरह का कानून होना चाहिए। लेकिन क्या सभी स्टेट ने अभी उसे एक्सेप्ट नहीं किया? तो जरूरी नहीं है कि अगर हम बात करें, जब तक वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पास नहीं हो जाता, सेंट्रल से बिल पास नहीं हो पाएगा, तब तक वो सब पर लागू नहीं हो सकता। तब तक ये हर एक स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है कि उनकी सरकार उसको सही या गलत मान के उनके अंदर कोई ना कोई बदलाव लेकर आएगी। तो जरूरी नहीं है कि एक ही साइज का जो लॉ है, यानी एक ही साइज का जो बिहेवियर है जिसको हम मोरली सही मान रहे हैं, वो हर जगह पर क्या हो सके, लागू हो सके। अब हम सेकंड बात करते हैं आपके कि द लेवल ऑफ एथिकल ऑपरेशन। इसका एक रिपल इफेक्ट होता है। रिपल इफेक्ट का क्या मतलब हुआ कि हमारी सोसाइटी ना इंडिविजुअल से लेकर इंटरनेशनल लेवल पे क्या होती है, कनेक्टेड होती है ना। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम होते हैं इंडिविजुअल, राइट।
उसके बाद अगर हम बात करें किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं, एंड देन वो आपका इंटरनेशनल लेवल पे क्या होती है, कनेक्टेड होती है ना। एक चीज का एक ही चीज से, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर कोई सोशल रिफॉर्मर की अगर हम बात करें, तो वो पहले एक उनकी इंडिविजुअल की आइडियोलॉजी थी जिसको वो एथिकल ग्राउंड पे सही मान रहे थे, देन उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल लेवल पे उस पर मूवमेंट या नेशनल या मतलब एक समाज के एक बड़े पार्ट पर उसको बदलाव को लाने का कोशिश किया। तो यानी कि एक पर्टिकुलर जगह से अगर वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे फायर बढ़ती चली जाती है, तो एक जगह की वो छोटी सी चिंगारी जो पूरे के पूरे जंगल को जला रही है, यानी कि वो एक छोटा मूवमेंट, उसका इम्पैक्ट एक रिपल इफेक्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले सिस्टम आता है द हायरार्की, यानी इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पॉलिटिकल और आपके इंटरनेशनल, उस लेवल पे ये इम्पैक्ट करना शुरू करता है। सेकंड बात करते हैं, क्योंकि आपकी सारी की सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं किसी एनजीओ के बारे में बात करूं, किसी भी पर्टिकुलर एनजीओ, तो उसको कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से भी उसको फंड मिलता होगा, उसके लिए उसे इकोनॉमी यानी कि उसको बजट या बजट रेलेवेंट भी उसको उसके लिए बजट पास होना पड़ेगा, राइट। उसके साथ फिर उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हमारे होते हैं उनके साथ कनेक्ट, या फिर आपकी जो हमारी आंगनवाड़ी की जो वर्कर्स होती हैं उनके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर इसी में ही करप्शन हो गया, यही करप्टेड है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी से भी क्या करेंगे, मतलब कि मन चाहे तरीके से फंड को रेज करने की कोशिश करेंगे, जिसका जो कि एट लास्ट क्या होगा कि जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट देखा जाएगा। दिस इज व्हाट अ रिपल इफेक्ट, राइट। अब एक और बात देखिए, यहां हम समझते हैं कि कैसे आपका इस रिपल इफेक्ट का एक और चीज यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हमने लिखा ग्लोबल एथिक्स। ग्लोबल एथिक्स का मतलब क्या मतलब हुआ कि हम लोग इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से अगर किसी चीज को देखें, यानी अर्थव्यवस्था की नजरिए से किसी चीज को देख रहे हैं, तो हमें क्या समझ में आता है कि जितनी ज्यादा डेवलपमेंट, चाहे वो डेवलपमेंट के अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो किसी भी तरीके की, तो अगर हम उसे इन्हांस करते चले जाते हैं, जैसे कि अगर हम इंडिया की ही बात करें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि क्या कर रहा है कि अगर हम मतलब उनकी पर डे के बेसिस पे वो 9 से 10 किलोमीटर की रोड को मतलब कि रोड वो बना रही है, राइट। अब अगर हम बात करें कि उस पर्टिकुलर चीज के लिए जिसमें प्लेन के अंदर अगर उसमें उससे फायदा तो हमें हो रहा है कि हमारे इंटरस्टेट कनेक्टिविटी बहुत जल्दी फिजिबल हो रही है, टाइम बच रहा है, फ्यूल कंजप्शन कम होता जा रहा है, साथ में ही अगर देखा जाए तो उसके और भी चीजें हैं जो उसके साइड इफेक्ट मतलब कि उसके कोजिंग इफेक्ट की तरह काम करेंगे। जैसे क्या कि वो एनवायरमेंट पे बर्डन हो सकता है वहां के एरिया के अंदर हमने बहुत सारे लेवल पे आपके डिफॉरेस्टेशन के लिए हम गए हो, या फिर अगर हम बात करें कि वो किसी माउंटेनियस रीजन में हो रहा है जहां पर हमने प्रॉपर जियो साइंटिफिक तरीके से हमने अप्रोच को नहीं मतलब अप्रोच किया, और वहां पर आने वाले टाइम में लैंडस्लाइडिंग या किसी भी तरह की डिजास्टर को हमने वहां वेलकम कर लिया। तो ये क्या हो गए कि एक पर्टिकुलर चीज जिसको हम डेवलपमेंट को हम क्या मानते हैं कि यस हमें तो चाहिए डेवलपमेंट क्योंकि हमें इकोनॉमिकल अपने आप को प्रॉस्परस करना है, लेकिन ऑन द सेम टाइम अगर हम एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसका प्रोटेक्शन भी हमें साइड बाय साइड लेना चाहिए, या फिर उसके प्रोटेक्शन के लिए वो एथिकली गलत हो गया, राइट। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं जहां हम बात करेंगे सब्जेक्टिविटी एंड द इमोशनल लेंस। इसका क्या मतलब होता है, देखिए हम इमोशनली होके, इमोशंस में क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं डर, गुस्सा होना किसी से, है ना, इस तरह की जो चीजें हैं वो क्या होती हैं आपके लिए इमोशंस का पार्ट होती है ना, जैसे एंगर, फियर, किसी 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 के भी प्रति आपका अफेक्शन होना। तो ये क्या करता है, ये आपके एथिकल जैसे हमें जैसे नैतिकता को हम जो समझ रहे हैं उस ग्राउंड को चेंज कर सकता है ना। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल क्या हुआ कि किसी भी चीज को लेकर अगर आपको गुस्सा हो रहा, आप इन जनरल आप गुस्सा नहीं होते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि आप किसी वजह से नाराज हैं या कि गुस्से में हैं, तो हो सकता है कि आप वो चीज उस तरह का बिहेवियर पब्लिकली कर दें जो इन जनरल आप खुद भी उसको सही नहीं समझते, है ना। ऐसे ही जब किसी चीज को लेके डर होता है, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे अगर आपके सामने कोई कोई अगर आपको मारने की कोशिश करेगा और अगर आप सेल्फ डिफेंस में आप क्या कर सकते हैं, आप उसे भी मारिए। जैसे आप किसी जानवर कोई वाइल्ड एनिमल आपके सामने है, एथिकल ग्राउंड पे देखा जाए तो जानवर को मारना गलत है, लेकिन
लेकिन सेल्फ डिफेंस में आपने क्या किया, वहां पे आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा। तो फियर हमें क्या कर देता है, फियर हमें मीन बना देगा, जिसकी वजह से हो सकता है हम एथिक्स के बारे में ना सोचें, हम जो हमने यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया था वहां पे हम इम्प्लीमेंट ना करें। ऐसे ही जो लव है, अफेक्शन क्या कर देता है, आपको बायस्ड कर देता है ना। हो सकता है अपने लोगों के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो चीजें एक्सेप्ट करें जो मोरली और एथिकल ग्राउंड पे आप उसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे ही किसी पर्टिकुलर चीज का कोई क्राइसिस बिहेवियर हो, यानी कि कभी कभी जब कोई कोई दंगे फसाद हो जाते हैं, उस दंगे फसाद में इन जनरल उस इंसान का नेचर ऐसा नहीं है, लेकिन वहां पर जब कोई दंगे फसाद है तो वो भी इनह्यूमन एक्टिविटी को क्या कर रहा है, मतलब कर रहा है। तो वो क्या हो गया, किसी ना किसी क्राइसिस की वजह से, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि टाइम की वजह से हो सकता है, किसी प्लेस की वजह से हो सकता है, या पर्सन की वजह से हो सकता है। मेजॉरिटी में मतलब यही चीज है जिसकी बेसिस पे आप वहां पे नई नई मतलब कि जितने भी बदलाव देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्राइसिस, जैसे अभी अभी क्या है, एलपीजी की शॉर्टेज हो गई ना। तो हमने कई जगह न्यूज में देखा कि स्पेसिफिक मतलब कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल व्हाट दे आर डूइंग, कि वो आपकी एलपीजी को गैसेस को अपने पास रिस्टोर कर रहे हैं, है ना। ताकि एक तो उसका बर्डन क्या कहाँ आएगा, आपकी गवर्नमेंट पे रहेगा कि जिनको जरूरत है उन तक तो वो पहुंच नहीं पाएगा, और अगर उन तक पहुंच रहा है तो वो ब्लैक में उसको लेना शुरू करेंगे, और जिसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, एक तो मतलब खुद की पॉकेट पे जो से मतलब परचेज कर रहा है, हो सकता है उसे डबल या फिर ट्रिपल प्राइस पे वो मिले। तो वहां पे हमने क्या देखा, क्राइसिस पे आप इतने इमोरल मतलब इतना गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप क्या चाह रहे हैं कि आपको आने वाले टाइम के अंदर आपको मतलब गैस सिलेंडर की आपको जरूरत मतलब आपको पड़ सकती है, तो पहले आपने अपने बारे में सोचा, आपने सिर्फ जितना लिमिटेड हो सकता था उसके बारे में नहीं किया, जो यानी यूनिवर्सली इट इज इनकरेक्ट, है ना। ऐसे ही स्ट्राइविंग फॉर ऑब्जेक्टिव फेयरनेस इन सब्जेक्टिव माइंड का मतलब वही कि अगर हम बात करें, जब हम बात करेंगे कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव फेयरनेस का मतलब क्या हो गया, कि जैसे मैंने आपको लव एंड फेयर के बारे में बताया कि वहां पे हम लोग मीन हो जाते हैं, तो वहां पे हमारा जो यूनिवर्सली हमने एप्लीकेबल किया एथिक्स की वैल्यू को, दे आर नॉट वर्किंग एनी मोर, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जहां हम बात करेंगे आपकी द बर्डन ऑफ चॉइस। बर्डन ऑफ चॉइस के अंदर हम लोग है ना, जहां पे हमारे दो गुड यानी कि दो अलग अलग एजेंडाज क्लैश कर रहे हो। तो यहाँ सबसे पहले हमने लिया है आपका इकोनॉमी, इकोनॉमी विज इकोलॉजी, है ना, इकोनॉमी विज इकोलॉजी। ये कैसे काम करेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ के टाइम पर वो क्या करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर किसी भी तरीके की चीजों को, जैसे फॉर एन एग्जांपल ग्रोथ एंड पोल्यूशन स्टैंडर्ड, जितने ज्यादा हमारी मतलब अगर हम बात करें कि नई नई मशीन मतलब मशीन जितनी भी है उनको नया इनोवेशन हम इनोवेट कर रहे हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अभी तो क्या है ना, जैसे BS आपका जो 4 था, अब धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ क्यों ही जा रहे हैं, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं एथिकल ट्रेड ऑफ को ऑन करने के लिए, यानी कि जो क्लैशेस हो रहे हैं यहाँ पर वो क्लैशेस भी कम हो। और इसी के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट दे रही है जो मैन्युफैक्चर, जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं उनको सब्सिडी देगी, और आपके जो बायर्स है उनको भी देगी, है ना, उनको भी देगी, जिससे क्या हो, ये क्लैश आपका धीरे धीरे कम हो जाए। लेकिन अगर इन जनरल, चलो ये तो आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात हो गई, लेकिन इन जनरल देखा जाए तो इकोनॉमी विद इकोलॉजी जहां पे हम ग्रोथ की बात करते हैं, वह कहीं ना कहीं हमारी एनवायरमेंट डिग्रेड करने का काम तो होगा ही, जो कि साथ में ही एक क्लैश का काम कर रहा है। ऐसे ही प्राइवेसी विद सिक्योरिटी, लेट्स टॉक अबाउट लाइक जैसे अफ्स्पा हमारा काम करता है, क्या होता है अफ्स्पा के पास, ये हमारी एक स्पेशल फोर्स है ना, स्पेशल आर्म्ड फोर्स होती है। इनके पास राइट होता है कि अगर आपके ऊपर उनको किसी तरह का डाउट है, वो भी कौन से जोन में, स्पेसिफिकली जो हमारे आप डिस्टर्ब जोन, जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर का जोन हो गया, या जितने भी हमारी जो हमारी नेशनल बाउंड्री जिन जिन कंट्रीज के पास लगी हुई है, और वहां अगर किसी तरह के टेंशन है, तो वहां पर वो क्या करेंगे, उनके पास पूरा राइट है कि अगर आप पर उनको किसी तरह का डाउट है तो वो बिना किसी वारंट के आपको क्या कर सकते हैं, आपको वो पकड़ के लेके जा सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो अगर देखें कि वहां प्राइवेसी के लेवल पे अगर देखें तो वो एथिकल लेवल पे बिल्कुल गलत हो गया। और सिक्योरिटी अगर, क्योंकि वो नेशनल की सिक्योरिटी को लेके बात कर रहे हैं, तो वो उस मोरल ग्राउंड से बिल्कुल सही एक्शन लिया गया। अब क्या है ना कि ये एथिक्स है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मतलब एथिक्स को हम इन जनरल कैसे समझते हैं, वी आर अंडरस्टैंडिंग कि लेस एविल एंड ग्रेटर गुड, यानी कम गलत करके ज्यादा अच्छा किया जाए, एंड दिस इज वर्ड, ये इसका मतलब इन जनरल एथिक्स इसको चूज करता है, नैतिकता इसको चूज करती है ना। अब देखो
धीरे धीरे क्या करते हैं, ये एक्सपेंड करते हैं, जैसे हमने रिपल रिपल इफेक्ट में बोला था कि सोसाइटी में आपका इंडिविजुअल एंड देन ऑर्गेनाइजेशन, देन आपकी पॉलिटिकल पार्टीज, एंड देन आपका इंटरनेशनल लेवल पे दे आर कनेक्टिंग विद ईच अदर, राइट। तो यहाँ पे भी हम क्या बात करना चाह रहे हैं कि ये आपके लिए एक्सपेंड कर देता है सर्कल, जैसे एनवायरमेंट के एथिक्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द प्लैनेट। तो यानी अगर हम बात करें, धीरे धीरे हम एथिकल ग्राउंड पे बात कर रहे हैं, हम यूनिवर्सली अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए एक एनवायरमेंट एथिक्स का पार्ट हो गया, जिसको हम मोरली और यूनिवर्सल लेवल पे क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसे ही एनिमल एथिक्स की बात देखिए, अब जैसे फॉर एन एग्जांपल, दो हमारे कंट्री में ऐसा नहीं हुआ है अभी, जैसे बीफ का जो एक्सपोर्ट या फिर बीफ खाना एक, मतलब बिकॉज हम लोग गाय को क्या समझते हैं, ये हमारे कल्चर में, मतलब हमारे रिलीजन के अंदर हम उसको अडोर करते हैं, राइट। लेकिन बाकी अगर हम देखा जाए कि अगर एनिमल एथिक्स की ही बात कर रहे हैं, तो जान तो सब में ही होती है। तो जहां हम लोग एक पर्टिकुलर बीफ के अगर को लेके बात करें कि बीफ को नहीं खाना चाहिए, वहां पर बाकी जानवरों के लिए भी तो ये प्रोटेक्शन, क्योंकि जीवन जीना तो उनका भी अधिकार है, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए क्या होता है, एथिकल ग्राउंड पे गलत हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, राइट ऑफ नॉन ह्यूमन सेंटिमेंट, सॉरी सेंटिएंट बींग्स, यानी कि इसके अंदर हमें काम करना होगा जहां पे हम एनिमल के, यानी एनिमल का चाहे वो कोई भी ग्राउंड हो, उसके ऊपर हम काम करें। फिर देखिए बायो एंड एआई एथिक्स के बारे में, जैसे अभी आजकल ना एआई तो बहुत ही कुछ चल रहा है, जहां पर आपकी इमेजेस को, जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप अभी हमारी ना बहुत सारी नई नई एप्लीकेशन आई थी, जैसे चैट जीपीटी और आपके जेमिनाई के थ्रू, व्हाट पीपल एग्जैक्टली डूइंग, कि वो आपको नई नई, मतलब नई नई प्लेस पे आपको, आपके अगर इफ यू जस्ट पुटिंग योर पिक्चर ओवर देयर, वो आपको नए अटायर्स के अंदर, नए कपड़ों के अंदर, नई लोकेशन पे वो आपको, मतलब कुछ ऐसी इमेज आपको बना के दे रहे थे। तो अगर देखा जाए, तो अगर हम एआई को भी क्या है ना, एआई को भी हमने वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, एक लिमिट तक ही वो आपको वो सारी फैसिलिटी दे सकता है जहां पर वो किसी भी प्रकार की, मतलब अगर ह्यूमन ग्राउंड पे वो उसको नुकसान ना पहुंचाए या फिर उसकी प्राइवेसी को ब्रीच ना करे, है ना। तो दिस इज वर्ड कि मोरलिटी ऑफ मशीन एंड जेनेटिक इंजीनियर को हमने क्या किया है, मैनेज करने की कोशिश की है, जिसके अंदर हमने उसको, ठीक है, हमने बोल दिया कि आप उसमें अपने उनको बढ़िया किसी, मतलब किसी जगह पर पहुंचा दो, या कुछ ऐसा, उनकी एक बहुत अच्छी सी इमेज बन जानी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वहां पर आपकी मोरालिटी, और मोरालिटी जो कि हमारी मशीन्स के साथ है, और जेनेटिक इंजीनियर, इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या करेंगे, काम करेंगे। यही हमारा एक्सपेंडिंग द सर्कल का मतलब हो गया, जहां पे हम क्या कह रहे हैं, बियॉन्ड द बाउंड्रीज, यानी कि आपके बाउंड्रीज के बाहर के बारे में हमें सोचना है। अब देखिए यहाँ पे है जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी। जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी क्या होती है, सबकी लाइफ में, ओके, देखिए सबकी लाइफ में क्या होता है कि जस्टिस और ह्यूमन डिग्निटी, इनकी सबकी टर्म्स, क्योंकि हम एथिक्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज जो कुछ आपकी बचपन से रूटेड है, और बाय द टाइम आप एनवायरनमेंट के साथ आप कनेक्ट करते हैं, एंड देन आप धीरे धीरे उसको शेप करते हैं, राइट। यहाँ हम बात कर रहे हैं जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी, यानी कि दोनों ही चीजें सबके पर्सपेक्टिव में अलग हो सकती है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि हम बचपन में क्या था, हमने देखा, हम ना स्कूल के अंदर थे, तो वहां पर हमने बहुत सारे बच्चों को लड़ते झगड़ते देखा, और एक ग्रुप, क्योंकि वो काफी पावर में था, उनके पास ज्यादा लोग थे, उन्होंने एक ऐसे ग्रुप के साथ पिटाई कर दी जिनके पास कम लोग थे, और वो कंपैरेटिवली काफी वीक भी थे। तो एक तीसरा पर्सन जो दूर खड़ा होकर उसको देख रहा है, वो उसको गलत एक एक गलत एक्टिविटी के अंदर कंसीडर कर रहा है। तो ये क्या कहना चाहती हूँ मैं, कि रूटेड होती है फेयरनेस, यानी कि ये एक इनेट सेंस है जो कि एक बच्चे को बताएगा कि ये उस स्पेसिफिक ग्रुप के साथ क्या है, अनफेयरनेस हो रही है। उसके बाद देखो कॉन्स्टिट्यूशनल रिंग इकोइंग आर्टिकल 21, क्योंकि उसको ये चीज पता है, क्योंकि रूटेड के साथ साथ उसको मालूम है सबको समान अधिकार है जीवन जीने का, मतलब अपनी लाइफ, राइट टू लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी क्या हो गया, उसके साथ कनेक्टेड हो गया। अब यूनिवर्सल कोर के अंदर भी क्या होता है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे इंडिया का है, लेकिन ये यूनिवर्सली एक ऐसा लॉ है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं फेयरनेस के बारे में, जिसमें हम बात कर रहे हैं आत्मसम्मान के बारे में, और वो चाहे आप किसी भी देश के हो या किसी भी छोटे गांव के हो, उनके लिए वो अधिकार समान, यानी कि उनके अंदर जो, उनके लिए जो एक हम लोग नाप तोल ना करके फेयरनेस उनकी इक्वल, बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, राइट। चलिए
अब इसके बाद हम देखेंगे इंटरनल विज एक्सटर्नल कंट्रोल। इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि अब मुझे मालूम है कि मुझे आपको यहाँ पे आकर क्लास डेली देनी है ना। उसके बाद अगर मैं देखूं कि मेरे पे कोई हायर अथॉरिटी है जो मुझे उस चीज को लेके पुश कर रही है, तो करना ही होगा, क्योंकि मुझे देनी है, बिकॉज आई हैव माई ऑन कमिटमेंट्स कि मैंने इसको क्लास को, इस पर्टिकुलर सीरीज को स्टार्ट किया है और उसे मुझे पूरा करना है। until unless I am not getting any kind of एक्सटर्नल पुश कि ये आपको उस दिन, उस तारीख, उस समय करना ही होगा, तो ये मेरी क्या हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ना कि अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी तब होती जब मुझे एक पर्टिकुलर एक आप कह सकते हैं कि उसी दिन, उसी डेट को, उसी टाइम पे मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको लेक्चर आपको देना पड़ता, दैट आई हैव टू बी अकाउंटेड। क्यों? क्योंकि मुझे शाम को आके बताना है कि दैट आई हैव डन माय वर्क, राइट। तो यहाँ पे हम लोग उसको बेसिक लाइफ से कनेक्ट करके देखते हैं। देखिए, फॉलोइंग द रूल बिकॉज ऑफ द बॉस लॉ और फियर ऑफ पनिशमेंट, हम किसी किसी पर्टिकुलर लॉज को हम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो बॉस हैं उन्होंने हमें बोला है। तो यानी एक तो डर की वजह से काम करना, और एक क्योंकि आपका इंटरनली यू नो दिस कि दिस इज इनकरेक्ट एंड यू आर डूइंग इट। तो ये क्या हो गया हमारा, आपका हो गया इंटरनल, आपका इंटरनल अकाउंटेबिलिटी। ऐसे ही, सॉरी, एक्सटर्नल। उसके बाद इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलती है कि जहां आप जानते हो कि आप एक इंटीग्रेटेड तरीके से काम करो, चाहे आपको कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, बट यू आर डूइंग योर जॉब द वे दैट यू आर डूइंग इट इन समवन योर इन समवन प्रेजेंस, या फिर कोई भी हायर अथॉरिटी की प्रेजेंस में आप वो कर रहे हैं। अब देखिए, ऐसे ही हमारा इसका लास्ट का मंत्र अगर हम बात करें कि एथिक्स क्या बताता है, एथिक्स ये नहीं बताता है कि क्या मतलब इसके लिए स्पेसिफिकली कोई कानून या कायदे बना रखे हैं, तो वो क्या है, एथिक्स बात करेगा कि हमें क्या करना चाहिए, चाहे कोई आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। अब देखते हैं एथिक्स वर्सेस लॉ। अब यहाँ पे हमने जैसे इनिशियली बताया था कि हम कुछ कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे, जहां पे लॉ कहते हैं ऐसा होना चाहिए, वहीं पर अगर हम उसी ग्राउंड पे बात करें, एथिकल ग्राउंड पे बात करें, तो वो बिल्कुल आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो यहाँ देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे कि एथिक्स लॉ नहीं है। एथिक्स लॉ क्यों नहीं है? एथिक्स लॉ इसीलिए नहीं है क्योंकि जरूरी नहीं है कि, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोगों ने 16 दिसंबर जो निर्भया कांड हुआ था, उसमें हमने देखा था कि वन ऑफ द पर्सन हु केम इनटू द जुवेनाइल सेक्शन, यानी कि जो अंडर 18 था, वो सबसे, अगर उन पूरे ग्रुप के अंदर अगर देखा जाए, क्योंकि बाकी लोगों को तो डेथ सेंटेंस मिल ही गया था, लेकिन जो एक लड़का जो अंडर 18 था, यानी 16 के आसपास का था, और सबसे ज्यादा हीनियस क्राइम उसी ने किया था। तो अगर लॉ ने तो उसको छोड़ दिया, क्योंकि लॉ क्या कहता है, क्योंकि वो उस एज ग्रुप में नहीं आता, हमें उसको काउंसिल करने की जरूरत है। लेकिन अगर एथिकल ग्राउंड पे देखा जाए, तो सबसे ज्यादा, अगर देखा जाए कि सबसे बड़ी ज्यादा पनिशमेंट तो उसी को, वही डिजर्व करता था। तो एथिकल ग्राउंड पे वो बिल्कुल इमोरल हो जाता है, गलत हो जाता है। ऐसे ही देखिए, लॉ इज मिनिमम, एथिक्स इज मैक्सिमम। अगर हम बात करें कि लॉ तो कुछ स्पेसिफिक एक आपकी गाइडलाइन है, रूल्स है, रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। एथिक्स सही और गलत के पैरामीटर बहुत ज्यादा, मतलब इसके होराइजन बहुत ज्यादा गहरे और बड़े हो जाते हैं। अब देखो, एक्शंस कैन बी 100% लीगल बट 100% इमोरल। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने अभी अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि अफस्पा है ना, ये क्या है, ये हमारा एक स्पेशल, या आपकी जो हमारी एक आर्मी की कैसी फोर्स है जो स्पेशल एक्ट के अंडर काम करती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो 100% लीगल है बट इमोरल है। अगर हम देश की सिक्योरिटी को लेके बात कर रहे हैं, तो वो उनको किसी भी तरीके से देश के, मतलब कोई उनको उनको वारंट जारी कर सकते हैं। अगर उनको कुछ ऐसी एक्टिविटी में देखा जाए, वो भले ही अपने सेल्फ डिफेंस के चक्कर में या किसी डर की वजह से भाग रहे हो, लेकिन अगर उनको डाउट हुआ, तो वो उनको शायद ऑन द टाइम उसको वो शूट भी कर सकते हैं। तो देखा जाए तो लॉ की नज़र में तो वो सही है, क्योंकि हमने वो स्पेशल फोर्स बनाई ही इसीलिए, क्योंकि वो डिस्टर्ब जोन में है। वो हमारे देश के लिए एक ऐसी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जो कि वॉर लाइक सिचुएशन हो सकती है। लेकिन यहीं पर अगर हम देखा जाए तो वो 100% इमोरल भी है। अब ऐसे ही अगर हम एक आपका एक यू ट्री करके होता है,
ठीक है, ये क्या है ना, ये बहुत जल्दी मतलब एक्सटिंक्ट हो जाएगा अगर इसका कंजप्शन बढ़ना शुरू हो गया तो। अब इसका कंजप्शन है कहाँ? ये हमारे लिए कैंसर के जो पेशेंट है ना, उनके लिए बहुत ही मतलब ये रामबाण का काम कर रहा है, ये काफ़ी उसके लिए एक अच्छी मेडिसिन क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर इसका ओवर यूज़ हो गया तो साइंस क्या बोल रहा है कि हम इसको मतलब अगर हम लॉ की ही बात करें तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसको एक्सटिंक्ट कर दिया तो एथिकल ग्राउंड पे टोटली गलत हो जाएगा। ऐसे ही देखो, ऐसे ही हम बात करते हैं द बाउंड्रीज ऑफ जजमेंट के बारे में। इसका मतलब क्या हो गया? एथिक्स ओनली अप्लाइज टू द वॉलेंट्री एक्ट। यानी कि अगर हम बात करें, अब इस पूरे टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये जजमेंट कैसी हो गई। ये वो जजमेंट है जो कोई आपको मतलब कि जो किसी लॉ के अंदर नहीं आता, जो किसी कल्चर क्या बोलता है उसके हिसाब से नहीं होता। बाय द टाइम जब आप रूटेड होते हैं, जिस तरीके से हमारी, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे हमारे जीन्स होते हैं, प्लस उसके साथ आप अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरकनेक्टिविटी बढ़ाते हैं, धीरे धीरे आप उसको शेप करना शुरू करते हैं। तो ये एक कॉन्शियस चॉइस है, ना कि मतलब आप इसे मतलब कि किसी लॉ के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक आपका वॉलेंट्री एक्शन होता है कि हमें इस चीज की, जैसे हमें देशभक्ति, अगर अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमें कचरा नहीं फेंकना, दिस इज योर वॉलेंट्री एक्शन। तो एथिकल ग्राउंड पे सही और गलत सबके डिफरेंस हो सकते हैं। जब वो अपने तक आते हैं तो उनको कचरा बैग मतलब कैरी करना उनके लिए प्रॉब्लम है, तो वो कहीं भी डिस्पोज कर देंगे। बट व्हेन इट कम्स टू समवन एल्स, तो वो उसके लिए प्रीच करना शुरू करते हैं कि यू आर डूइंग समथिंग एल्स, राइट। उनकी ड्यूटी वो गलत कर रहे हैं। ऐसे ही देखो, एक्शंस अंडर एक्सट्रीम कंपल्शन, इंसैनिटी और लॉ ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती प्रॉपर, तो और या फिर हमारे पास किसी कोई हमें कंपल्शन किया गया, जैसे कि इस पर्टिकुलर, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने अभी आपको एक रिपल इफेक्ट के बारे में बोला था कि हमारी हायरार्की के अंदर ही करप्शन चल रहा है, तो वो उनके ऊपर एक कंपल्शन, एक कंपल्सिव इफेक्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, नो चॉइस इज इक्वल टू नो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आपकी एक प्योरली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है व्हेन यू आर टेकिंग एक्शंस। अदरवाइज अगर आप नहीं ले रहे हैं, यानी कि आप एथिकल ग्राउंड पे कोई काम करना नहीं चाहते हैं। अब हम सबसे पहले हम देखते हैं, एक मिसकंसेप्शन है कि रिलीजन और लॉ, अगर हम इन दोनों को देखा जाए तो उसका एथिक्स से कोई लेना देना नहीं है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ओसामा बिन लादेन, राइट। ओसामा बिन लादेन क्या है? एक टेररिस्ट थे। वो क्या थे? वो एक अपनी रिलीजियस एक पर्टिकुलर एजेंडा की वजह से, मतलब उनको लगता है कि उनको इस तरीके से अपब्रिंगिंग मिली कि किलिंग पीपल विल उनके लिए वो बहुत, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद चीज़ हो सकती है, या उनको मतलब मरने के बाद उनके लिए काफ़ी उनको बेहतर हूर, मतलब इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट, लाइक आई डोंट वांट टू गिव दैट, बट क्या कहना चाहते हैं कि इस तरह का उनको एक मोटिव मिला हुआ था, ऐसा करने से उनको ये मिलेगा। अब एक बात बताइए, क्या किसी भी रिलीजन में, चाहे वो कोई भी हो, तो उसके अंदर किसी को मारना क्या एथिकली सही है? नहीं। तो हमारा जो एथिक्स क्या कहता है कि रिलीजन एथिक्स नहीं है, क्योंकि अगर वो हमारे लिए मारने की जो क्रिया है वो सभी धर्मों के लिए बराबर होनी चाहिए, उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही अगर हम लॉ की बात करें, द एपेटाइट एंड द नाजी लॉ वर लीगल बट एविल। अब वही जैसे मैंने आपको बताया, अभी अभी हमने जैसे एक अभी 16 दिसंबर केस के बारे में बात करी थी कि जो अगर लॉ कहता है कि अंडर जुवेनाइल कोर्ट वाले बंदे को हम लोग क्या नहीं कर सकते, पनिश नहीं कर सकते, वही अगर हम एथिक्स की बात करें तो उसको एक्चुअल में बहुत ज़बरदस्त पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, तो वो लॉ के हिसाब से भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि आप किसी भगवान के डर से या फिर आपको पनिशमेंट मिल जाएगी इसके डर से आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एथिक्स नहीं है। वो आपको पता है कि ये लॉ ब्रीच किया और आपको पनिशमेंट मिली, है ना। चलिए, इसके बाद देखते हैं कि और भी एथिक्स क्या नहीं है जी। एथिक्स नहीं है कोई भी कल्चरल नॉर्म। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे हमारी खाप पंचायत होती है ना, खाप पंचायत हमारी क्या होती है? हमारी सोसाइटी का वो सेक्शन है जो कि गाँव के अंदर आपके लोकल जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको लेके क्या करती हैं, सॉल्व करती है ना। आपकी जो लोकल हमारे गाँव में जो प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करती है। क्या जरूरी है वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्म्स को फॉलो करें? क्या जरूरी ऐसा नहीं हो सकता कि वो बायस्ड हो, क्योंकि वो उनकी फैमिली या उनके किसी फ्रेंड से रिलेटेड या उनकी उनकी किसी ना किसी तरह इंटरकनेक्टेड है, तो उनके डिसीजन उस पर डिपेंडेंट हो सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट क्योंकि वो उस तरीके से काम नहीं करेंगे, तो वो क्या हो गया, एक कल्चरल नॉर्म हो गया, जो कि मेजोरिटी रूल लाइक अ कास्टिज्म एंड ऑनर किलिंग डज नॉट मेकिंग इट राइट। यानी कि यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि ऑनर किलिंग हो गई या कास्टिज्म हो गई, वो हमारा कल्चर अगर हमें सिखा रहा है तो वो एथिक्स
नहीं है, क्योंकि अगर हमारा कल्चर हमें अनटचेबिलिटी मतलब कि ये हमें प्रीच कर रहा है, ये हमें शो कर रहा है, तो एथिकल ग्राउंड पे वो बिल्कुल गलत काम हो जाएगा। तो वो हम कैसे समझेंगे कि एथिक्स और आपके जो कल्चरल नॉर्म्स है उनका भी कोई साथ में लेना देना नहीं है। ऐसे ही आपका एथिक्स साइंस भी नहीं है, क्योंकि एथिक्स किस पे बात करता है, डाटा पे बात करता है। एथिक्स डाटा पे बात करेगा तो जैसे मैंने भी अभी आपको बताया था कि कैंसर के लिए हम कुछ मेडिसिन को अगर यूज कर रहे हैं तो डाटा बोलता है कि आप उसको यूज करो, क्योंकि हमें कैंसर के पेशेंट्स को भी बचाना है। लेकिन उनको बचाने के साथ साथ वो जो स्पेसिफिकली हमारी फोना है उसको प्रोटेक्शन देने का भी तो एक एथिकल उस लेवल पे, तो वो भी तो बहुत जरूरी हो गया। तो यानी कि वो साइंस भी नहीं है। तो यानी क्योंकि तुम्हें सही नहीं लग रहा और इसी वजह से वो सभी के लिए वो लॉ इक्वल हो, यानी वन फिट साइज फॉर ऑल हो, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। वो समूह मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन के लिए सही या गलत की अप्रोच होनी चाहिए। तो नॉट जस्ट फीलिंग राइट विल नॉट डेफिनेटली, अगर वो आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सोसाइटी के लिए अनकंफर्टेबल मतलब ऐसे सिचुएशन को क्रिएट करे। तो एथिक्स क्या नहीं है, वो आपका कल्चरल नॉर्म भी नहीं है, वो साइंस भी नहीं है, और आपका पर्सनल मतलब लाइक आपकी पर्सनल जिस तरीके से आप समझ रहे हैं, आप पर्सनल चीजों को जैसे समझ रहे हैं वो भी नहीं हो सकता। तो वो क्या है, वो है एक मिक्सअप ऑफ, जिसके अंदर हम देखेंगे रीजंस, वैल्यू एंड कंसाइंस, जिसके अंदर मतलब ये तीनों ही सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं, तब कहीं जाके आपकी सोसाइटी इवॉल्व होना शुरू होती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे सती प्रथा का ही हमने एग्जाम्पल दिया, वहां पे रिफॉर्म्स आए, रिफॉर्म होने के बाद क्या आज के दिन में हम उसको सही मान रहे हैं? नहीं, चलो उस कल्चर में एडिट जरूर किया, लेकिन उसकी वैल्यू को समझते हुए हमने सोसाइटी को धीरे धीरे नए मतलब सही तरीके से इवॉल्व करना शुरू किया। ऐसे ही हमारा एक्चुअली इसका अल्टीमेट गोल क्या है, वो आपको सोशली लेवल पे एक हार्मनी, एक मतलब सामंजस्यता बनाने की कोशिश करेगा, जिसमें हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल एक्शन आपके दोनों ही सेम होने चाहिए, है ना। चलिए, अब यहाँ पे हमने क्वेश्चंस दे रहे हैं जिसके अंदर जो कि आई रियली वांट यू टू राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एथिक्स इज नीदर अ प्रोडक्ट ऑफ रिलीजन नॉर ऑफ अ लॉ, नॉर ऑफ द कल्चर नॉर्म। ना तो वो एक रिलीजन का प्रोडक्ट है, ना वो लॉ है, ना ही वो कल्चर का एक नॉर्म है। तो कल्चर का नॉर्म है, येट इट ड्रॉस फ्रॉम ऑल ऑफ देम, यानी कि फिर भी एथिक्स में इसके नॉर्म, इसके लॉ या रिलीजन, ये सारी की सारी, क्योंकि अपने लॉ भी तो तभी बनाए ना किसको सजा देनी है, क्योंकि वो गलत है। तो लॉ भी मतलब कि उसमें से भी हमने कुछ कुछ चीजों को पिक किया। अब देखो, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे हम एग्जामिन करना है द एसेंस ऑफ एथिक्स एंड एक्सप्लेन व्हाई कंसाइंस एंड नॉट एनी एटर्नल external authority is the true foundation of ethical behavior, illustrate with the suitable example in the 10 marks। तो आज का हमने जो टॉपिक समझा है ना, अगर इन ये हम मिस आउट कर देते हैं, तो मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन जिसमें भी हम एथिक्स के बारे में मतलब उसका जो हम एक इंट्रोडक्शन पार्ट भी लेते हैं, वहां पे हम मिस आउट कर सकते हैं मेजर पॉइंट्स को। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, अ सोसाइटी वेयर लीगैलिटी एंड द ethicality are treated as synonymous in a society is in moral decline. Okay, and critically analysis the statement with the reference to the multi-layered nature of ethics. Also discuss how individual can act as an agent of ethical change in the society even when law, culture and institutional norm fall short. तो अब हम फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, जहां पे एथिकलिटी और लीगलिटी को उन्होंने सिनोनिमस बताया। जैसे अगर जैसे हम यूएई के बारे में बात करें, दुबई के अंदर बात करें, दुबई में अगर आप किसी भी तरीके की कोई चीज मतलब अनएथिकल भी नहीं, अनलॉफुल कोई भी एक्ट करते हैं, तो वो बिल्कुल एथिकल ग्राउंड पे वो सही हो इस तरह की पनिशमेंट देंगे, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर जैसे मैंने आपको हमारे देश में बताया कि हमने क्योंकि उसे जुवेनाइल कोर्ट में लिया, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल स्पिटिंग समवेयर, गार्बेज को कहीं डिस्पोज कर देना, ये हमारे लिए अगर वो लीगैलिटी, अगर हम मतलब उनको पनिशमेंट दी जाती जो कि हमें वैसे भी गलत लग रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका आपकी जो हमारी सोसाइटी की जो मोरल वैल्यूज है ना, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती चली जाएंगी, अगर हमने उनको सिनोनिमस मतलब दोनों को हमने सही तरीके से समझा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक चाहे वो जुवेनाइल कोर्ट का था, बट उसका उनका क्राइम काफी हीनियस था, तो एक लॉ के अंदर जो उसको स्पेसिफिक उसको जो सही तरीके से सजा नहीं मिली, वो बाकी उस तरह के जो उस एज ग्रुप के जो लोग हैं उसको इस तरह की चीजों, क्योंकि उनको पता है कि उनका बचाव हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनको क्या करता है, वो सपोर्ट भी करता है, जिससे आपकी मोरल वैल्यू डिक्लाइन हो सकती है। अब आज के टॉपिक को समझने के बाद आई रियली थिंक कि तुम क्वेश्चंस को लिख सकते हो। और साथ में ही अगर हम बात करें, जो पहले के हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं
उन लेक्चर्स को ना यहाँ पे लाइक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देयर इज़ अ वन टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको इनके नोट्स मिलेंगे इंग्लिश और हिंदी में, आप डाउनलोड कर सकते हो एंड अलॉन्ग विद दैट गो विद द टुडेज लेक्चर। और वहाँ पे अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो कमेंट सेक्शन में वी कैन डिस्कस अबाउट द सेम। और साथ में ही जो हम डेली बेसिस पे क्वेश्चन, अभी हम जब क्वेश्चंस को डिफाइन करेंगे, आई रियली वांट कि पहले आप लिख कर लेकर आए, फिर कहीं कोई परेशानी होगी तो हम क्लास में भी उसको डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर एक और भी चीज़ है, जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किए थे आपकी कुछ इंपॉर्टेंट आपके टर्म्स को हमने डिस्कस किया था। तो आने वाले टाइम में उन पर्टिकुलर टर्म्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस, क्योंकि अगर बेसिक नहीं समझ में आएगा तो हम एडवांस लेवल पे नहीं जा पाएंगे। और सो यही मेरा मेन इंटेंट यही है कि आप एथिक्स JS4 में अच्छे से अच्छे मतलब लाइक अच्छा स्कोर कर पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।